Good evening, my dear friends and students. एग्रेरियन एकेडमी कल्टिवेटिंग माइंड्स विद एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। मैं अंकित भदौरिया आज आपके सामने एक एग्रीकल्चर का बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक्स व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्कस करने के लिए आपके बीच में आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने आपको पहले पूर्व में बता के रखा हुआ है कि एग्रीकल्चर चूंकि यह लैटिन भाषा का शब्द है, जिस किसी भी शब्द के पीछे अगर कल्चर वर्ड CULTUR आपको दिख जाए, आप समझ लीजिएगा कि यह इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, यह इसकी भी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एगर, इसको पुनः थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये प्रश्न बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछा है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आप ये देख लीजिएगा, एग्रीकल्चर CULTURE, मतलब यह लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के यह एगर या एग्री, इसका अर्थ सॉइल यानी मृदा, एवं कल्चरा जिसका अर्थ कल्टीवेशन, अर्थात आप कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, मृदा का जो आप इसमें कल्टीवेशन बेसिकली करते हैं। तो दो क्वेश्चन आपके बन गए हैं, ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। इसको अगर हम शॉर्ट में समझें तो एग्रीकल्चर इज अ वेल डिफाइंड आर्ट, साइंस एंड बिजनेस। यहां समझने वाली बात है, जो कृषि है यह कला भी है, विज्ञान भी है एवं उद्यम, तीनों प्रारूपों में इसका अध्ययन कर सकते हैं। आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग फॉर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। मतलब यह कह रहा है परिभाषा के माध्यम से, कृषि वह कला, वह विज्ञान, वह उद्यम है जिसके माध्यम से हम फसलों का उत्पादन करते हैं वैज्ञानिक विधि से, एवं उसके साथ साथ हम पशुपालन भी उद्यम के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जिसका हम मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हम फाइनेंशियली या आर्थिक रूप से एस्टैब्लिश्ड हो सके। तो एग्रीकल्चर आर्ट है, साइंस है एंड बिजनेस है। एग्रीकल्चर इज अ वेल डिफाइंड एज द आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग फॉर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, किस चीज को हम समाहित कर सकते हैं एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर इंक्लूड्स सेवरल फील्ड्स लाइक हॉर्टिकल्चर, सीड ग्रोइंग, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड यूज ऑफ लैंड एज अ पास्चर। मृदा का हम चारागाह के रूप में प्रयोग कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। हम हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, इसमें हम फल, शाक एवं पुष्पोत्पादन कर सकते हैं। साथ में हम डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, पशुधन का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, उनको हम पाल सकते हैं, उनसे हम आय के स्रोत के रूप में उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ यूज ऑफ लैंड एज अ पास्चर, आप भूमि का प्रयोग चारागाह के रूप में भी कर सकते हैं। ग्रास लैंड, घास के लिए भी कर सकते हैं। आप अपने आपके जो जानवर हैं उनको हम इसको चरवा कर उनका हम भरण पोषण कर सकते हैं। वेजिटेबल गार्डन, सब्जियों का भी हम इसमें उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट नर्सरीज, विभिन्न प्रकार के वनों का भी हम इसमें उसका उत्पादन कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं। वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। वन से हम उससे लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। वन से हम विभिन्न प्रकार के सह उत्पाद हम वनों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। और वनों के वनीकरण से हम अपने पर्यावरण को भी हम संतुलित कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप समझिए कि एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर है, सीड ग्रोइंग है, डेयरी फार्मिंग है और लैंड का यूज हम एज अ पास्चर ग्रासलैंड के रूप में कर सकते हैं। वेजिटेबल प्रोडक्शन है, फॉरेस्ट नर्सरीज है, ये आपके कंपोनेंट्स हैं जो आप कह सकते हैं कि इसमें हम एग्रीकल्चर में इनको इंक्लूड्स करते हैं, जैसा कि इस परिभाषा में दे के रखा हुआ है, सेवरल फील्ड्स। तो देखिए इसका मेन पर्पस क्या है। द यूज ऑफ लैंड फॉर फॉरेस्ट वेयर दे आर यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज एंड यूज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज।
कृषि के उद्देश्य हम वनों को हम प्रयोग में ला सकते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्रों के निर्माण में भी हम वनों से प्राप्त हुई लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बहुत से माध्यमों से इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर में बहुत सी चीज़ों को समाहित किया जा सकता है। एक सुंदर सा चित्र आपके सामने मैंने रखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मशीनरीज के रूप में अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर का जो यूज किया जा रहा है मैकेनाइजेशन में। आप समझते होंगे कि प्री हार्वेस्ट जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम चाहे सोइंग करें, लैंड प्रिपरेशन करें, हम चाहे प्लांट को प्रोटेक्ट करें, डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट करें, इरिगेशन करें, इंटर कल्चरल ऑपरेशंस वीडिंग वगैरह करें, तो उसमें हम डिफरेंट इंप्लीमेंट्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कटाई और हार्वेस्टिंग के उपरांत जितने भी उपकरण हम प्रयोग में लाते हैं उनमें भी हम मशीनरीज का यूज करते हैं, जिसके लिए भारत में 2 संस्थान वर्तमान समय में कार्यरत है, जिसको हम CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में लिख देता हूं, आपको इससे आसानी होगी। CIAE, C मीन्स सेंट्रल, I मीन्स इंस्टीट्यूट, A मीन्स एग्रीकल्चर, E मीन्स इंजीनियरिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये आपका जो है इस वर्तमान में भोपाल में कार्यरत है इसका संस्थान। और दूसरा अगर हम संस्थान देखें जो कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से संबंधित है, वह है आपका CIPHET, सीफैट बोलते हैं हम, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका पंजाब के लुधियाना में स्थित है। तो 2 संस्थान हैं जो फार्म मशीनरीज को बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं, प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस जो भी होते हैं एग्रीकल्चर में। तो कटाई के पूर्व जो भी क्रियाएं और कटाई के बाद की जो भी प्रक्रिया हैं वो भी हम इनका विभिन्न तरीके से प्रयोग में लाते हैं। दूसरा आप देख रहे होंगे ये ड्रोन्स, आपको फिगर में दिख रहे होंगे। ड्रोन्स का आप समझ सकते हैं कि जितना भी प्रिसीजन फार्मिंग होती है, मॉडर्न जो इस समय एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम ड्रोन बेस्ड फार्मिंग करते हैं, इनसे ड्रोन्स के माध्यम से हम डिफरेंट पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का हम स्प्रे कर सकते हैं लार्ज स्केल एरिया में। अगर हम देखें तो मॉडर्न डेज में ये ड्रोन का एप्लीकेशन इसमें बहुत बहुतायत में हो रहा है, तो इसका भी हम इसमें चित्र में आपने वर्णन किया है। साथ में देखेंगे 2 फार्मर्स, हमारे इनोवेटिव फार्मर्स जो भी प्रगतिशील किसान हैं, वह लैपटॉप का यूज कर रहे हैं और अपने जितनी भी क्रॉप की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसके विषय में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको एक समग्र इस चित्र के माध्यम से आपको बहुत चीजें देखने को मिली होंगी जो कि एग्रीकल्चर को बता रही, प्रदर्शित कर रही हैं। इसके आगे हम जब बढ़ते हैं, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है अपनी इस स्लाइड में आपको डिस्कस करने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत भविष्य में काम आने वाला। इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रोल ऑफ ह्यूमंस, कैसे कृषि की उत्पत्ति हुई और कैसे कैसे विभिन्न युगों में इसका विकास हुआ और इसमें मानव का क्या योग रहा, तो उसको हम इस हेडिंग्स में समझेंगे। एग्रीकल्चर हैज़ पास थ्रू सेवरल स्टेजेस, बहुत ही चरणों में, विभिन्न इसको स्टेप्स में अगर हम समझें तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ धीरे धीरे, ग्रेजुअली एग्रीकल्चर भी हमारे धीरे धीरे डेवलप होती रहे डिफरेंट फॉर्म्स में। वही फॉर्म्स हम आपके इस बीच में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमंस हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कृषि के विकास में मानव का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। बाय एंगेजिंग देम इन हंटिंग, उसको हमने व्यस्त किया है हंटिंग, अगर शिकार करने के रूप में देखें, कैटल ब्रीडिंग, अगर विभिन्न पशुओं के प्रजनन की प्रक्रियाओं के अगर आपस में देखें, विभिन्न प्रजाति के पशुओं को आपस में हम मेटिंग करवा के डिफरेंट ब्रीड्स को डेवलप करते हैं, जिनमें हम ये पाते हैं कि उनमें मीट प्रोडक्शन एंड उनसे प्राप्त होना मिल्क प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू इंडिजिनल ब्रीड्स, जो देशी प्रजाति के जो हमारे पशु हैं उनसे उनकी जो दूध उत्पादन की जो क्षमता है वह अधिक होती है एवं उन्हें उत्तम क्वालिटी का मांस भी देखने को प्राप्त हुआ। क्रॉप कल्टीवेशन अगर देखें तो उन एनिमल्स को, उन पशुओं को हमने अपने फसलों के उत्पादन में जहां जहां हमें संभव समझ में आया वहां वहां हमने उनका प्रयोग किया अलग अलग चरणों में। तो आप देखेंगे इवोल्यूशन, जो भी इसकी इवोल्यूशन हुई एग्रीकल्चर की और रोल रहा है ह्यूमन का, वो इन स्टेप्स में रहा है। हंटिंग, शिकार करने के रूप में अगर हम देखें, इट इज़ यूज टू द मेन फूड सोर्सेस। उस समय अगर हम देखें कृषि की जब हमारे धीरे धीरे उत्पत्ति हो रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था, तो स्टार्टिंग में हंटिंग, शिकार के रूप में इट इज़ यूज टू द मेन फूड सोर्स, खाने का एवं भोजन का मुख्य जो स्रोत था वह हंटिंग यानी शिकार के माध्यम से ही हम अपना भरण पोषण कर पा रहे थे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड हैज़ बीन अराउंडेड for
वेरी लॉन्ग टाइम, यह बहुत दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रही और इसी के माध्यम से ही मनुष्य अपना जो है भरण पोषण कर पा रहा था। विकास की दूसरी चरण में अगर हम देखें तो पास्चरल, पीपल रिसीव्ड फूड फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज डॉग्स, बफेलो, हॉर्सेस, काउज। जो मनुष्य हैं वो इन पशुओं के माध्यम से अपने को भोजन जो है प्राप्त कर पा रहे थे, विभिन्न प्रक्रियाओं में उनको संलिप्त करके। तो चारागाह भी उनको जो है उनको विकसित करना पड़ा ताकि उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको वहाँ पर ग्रेजिंग करवाई जा सके। तो ये डिफरेंट जो है एनिमल्स हैं, उनकी ब्रीड्स हैं, उनको अलग अलग रूपों में सहायता कर पा रही थी। वाइल लिविंग ऑन द एजेस ऑफ द फॉरेस्ट, feed the animals, humans kept migrating from place to place in search for food। तो अगर हम देखें, जब मनुष्य ने देखा कि उसको उस पर्टिकुलर एरिया में उसका फूड अवेलेबिलिटी उसको लगी कि हाँ यहाँ पे हमको वो नहीं मिल पा रहा, तो फिर वो शिफ्ट कर गया। अगर हम इसको बेस्ट एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम आपको समझा पाएँ तो भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ है, वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, वहाँ पर अगर देखें तो यही विधा अपनाई जाती है। वहाँ पर जब तक वहाँ के आदिवासी उनसे भोजन वहाँ प्राप्त कर पा रहे होते हैं तब तक करते हैं जंगलों को साफ करके, और देखते हैं कि वहाँ पर अगर उनका उत्पादन धीरे धीरे आंशिक रूप से कम होने लगता है तो वह स्थान को यहाँ पर त्याग करके दूसरे स्थान पर जाके स्थानांतरित हो जाते हैं। कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ही प्राचीन विधा है कृषि की। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत फॉलो कराता है, हेयर क्रॉप इज फिक्स्ड बट लैंड इज रोटेटेड। यहाँ पर जो फसल होती है वो फिक्स होती है और जो जगह होती है, भूमि होती है, वह स्थानांतरित होती रहती है, इसीलिए इसको स्थानांतरित खेती के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों की। आगे है क्रॉप कल्चर। क्रॉप कल्चर मीन्स लिविंग बाय द रिवर बेड्स, ह्यूमंस ऑब्टेन्ड इनफ वाटर फॉर देयर एनिमल्स, डोमेस्टिक प्लांट्स एंड बिगेन टू ग्रो देम। क्रॉप कल्चर में जो पशुओं का योगदान है, और ह्यूमंस ऑब्टेन्ड इनफ वाटर फॉर देयर एनिमल्स एंड डोमेस्टिक प्लांट्स एंड टू ग्रो देम। फसलों को उत्पादन के लिए जो भी पशुओं का जो प्रयोग में लाया जाना चाहिए वह मनुष्य अपने हिसाब से क्रॉप के कल्टीवेशन में लाया है, और उसके साथ साथ जो इनफ वाटर फॉर देयर एनिमल्स, जो पशुओं को भी जो जल की आवश्यकता है उस हिसाब से, फसलों को भी जो जल की आवश्यकता है उस हिसाब से उसका प्रबंधन किया गया है। उसके बाद आता है ट्रेड, मतलब व्यापार, मतलब शिकार करना, चारागाह, उसके बाद फसल उत्पादन, उसके बाद ट्रेड मतलब व्हेन ह्यूमंस बिगिंस टू प्रोड्यूस more than their needs, they started exchanging the surplus for their useful products। जब ह्यूमन यानी कि मनुष्य ने देखा कि उसका उत्पादन ऐसा इत मात्रा में हो गया है कि उसकी जितनी भी ज़रूरत है उससे अधिक है, सरप्लस में है, तो वह आवश्यकता से अधिक जो भोज्य सामग्री जिस भी अवस्था में, फल हो, साग हो, सब्जी हो, दुग्ध हो, अनाज हो, तिलहन हो, दलहन हो, जो भी चीज़ें अवेलेबल हों, उसको फिर वो ट्रेड मतलब व्यापार के रूप में प्रयोग में लाया जाने लगा, ताकि उसकी जो भी दैनिक आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो भी इसकी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी, बढ़ने लगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो डिफरेंट स्टेजेस में अगर आप देखें इवोल्यूशन हुआ है एग्रीकल्चर का, जिसको मैंने इस पीपीटी के माध्यम से आपको डिस्कस डिटेल में बताया है, तो आपको काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्रीकल्चर में एक नया जो है टॉपिक है वो है ब्रांचेस। किन किन मुख्य शाखाओं से मिलकर कृषि विधा, विज्ञान और उद्यम तैयार होता है। उनमें से जैसे देखें एग्रोनॉमी, जिसको हम सस्य विज्ञान कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनवायरमेंट साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी एंड लास्ट में होम साइंस। ये आपको जितनी भी 20 ब्रांचेस दिख रही हैं, ये मैंने पूरी इसमें कंपाइल की है ताकि इसमें कोई भी ऐसे एक सिंगल इंडिविजुअल ब्रांच ना छूट जाए जो आपको मैं बता ना सकूं। इसी के विषय में डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं आपके बीच में अवेलेबल हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ब्रांच जो एग्रीकल्चर की है वो उसको हम एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। यह एक मुख्य शाखा है कृषि में, और एग्रोनॉमी में हम बेसिकली क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं और फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं। और यह इसके साथ साथ मैं आपको कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स भी देता रहूँगा ताकि आपको जो भी इस यूट्यूब में आप आए हैं, अपना उपयोगी समय दे रहे हैं, तो उसमें ऐसे आपको क्वेश्चंस मैं बता सकूं जिसका डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आपको देखने को क्वेश्चंस मिले निश्चित रूप से। तो एग्रोनॉमी जो सस्य विज्ञान है
ये एक ग्रीक वर्ड है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस वर्ड से ये एग्रोनॉमी जो लिया गया, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछा जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो सस्य विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि एग्रो प्लस नोमोस दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रो मीन्स होता है फील्ड और नोमोस मीन्स होता है मैनेजमेंट, टू मैनेज। तो एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। तो इसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन के प्रिंसिपल्स को भी हम स्टडी करते हैं और फील्ड को मैनेज करने का भी इसमें हम इसमें अध्ययन करते हैं। शस्य विज्ञान जो कि कृषि विज्ञान की मुख्य शाखा है। कह रहा है, सुन इसमें देख लीजिए, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डील विद द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। किन किन क्रॉप्स का कल्टिवेशन हम इसमें कर सकते हैं? फॉरेज, चारागाह वाली फसलें, चारा वाली फसलें, फूड, फाइबर, रेशे वाली फसलें, ऑयल सीड, तिलहन फसलें, शुगर, शर्करा वाली फसलें जैसे कि आपका शुगर केन हो गया, बीटरूट हो गया, चुकंदर। द प्राइमरी एम ऑफ दिस ब्रांच, मुख्य इसका जो उद्देश्य है इस शाखा का वह क्या है? टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन। आपका खाद्यान्न उत्पादन है उसको जो जनसंख्या वृद्धि जिस आधार पर हो रही है उसके अनुपात में इसको जो है निरंतर रूप से प्रतिवर्ष आपको बढ़ाते हुए ही चलना है, ताकि भुखमरी की जो है अवस्था भविष्य में देखने को ना मिले। इसलिए टू इम्प्रूव द फूड प्रोडक्शन क्रॉप टेक्निक्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच एमंग ऑल द ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। यह सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है जितनी भी शाखाएं एग्रीकल्चर की। इट कवर्स वास्ट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक पर्माकल्चर, एक्वापोनिक्स, पॉली हाउसेस फार्मिंग। जो भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो भी मॉडर्न डेज में जो भी स्ट्रक्चर यूज किए जा रहे हैं, चाहे वो पॉली हाउस हो, ग्रीन हाउस हो, नेट हाउस हो, शेड हाउस हो, इसका भी हम प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। एग्रोनॉमी में भी कर सकते हैं और हॉर्टिकल्चर में भी कर सकते हैं। तो यह मुख्य शाखा है, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, सस्य विज्ञान इसको हम कहते हैं। और इसके जो फादर हैं वह है पीटरो डे क्रेसेंजी। पीटरो डे क्रेसेंजी। पीटरो डे क्रेसेंजी को हम फादर्स ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ब्रांचेस हैं एग्रोनॉमी की, एग्रीकल्चर की ब्रांच है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की जो फर्दर एग्रोनॉमी को क्लासिफाई किया गया है वो उसकी जो मेजर ब्रांचेस है वह है वीट साइंस। वीट साइंस का मतलब हम समझते हैं यहाँ पर खरपतवार विज्ञान। खरपतवार मतलब ऐसे पौधे जो अवांछित रूप से उन जगह उन स्थानों पर उगाते हैं जो किसानों के लिए लाभ की तुलना में हानिकारक होते हैं, उनसे किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता। तो ये उस साइंस मतलब उस वीट्स को स्टडी करने वाली जो साइंस होती है, विज्ञान होती है, उसको हम वीट साइंस के नाम से या खरपतवार विज्ञान के नाम से समझ सकते हैं। स्टडी ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ एंड मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, नेचुरल जोन्स एंड इन अर्बन एरियाज एंड रेजिडेंशियल एरियाज। तो यह इसमें हम जितने भी वीड होंगे, वीड बहुत प्रकार के होते हैं, ऐसे नैरो लीव्स वीड्स, ब्रॉड लीव वीड्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस में क्रॉप को जो है हानि पहुंचाते हैं, लॉस पहुंचाते हैं। इसलिए वीड फ्री इन्वायरमेंट, खरपतवार रहित जो भी वातावरण होता है वह फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो कहते हैं कि किसी भी फसल के उत्पादन में अगर हम 30 दिनों तक उस फसल को हम अगर खरपतवार से बचा लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमने काफ़ी उसमें अपना जो है हानि खरपतवार से होने वाली बचा ली है। तो जो वीड फ्री इन्वायरमेंट होता है वो 30 दिनों तक किसी भी फसल को पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए हम उन वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, केमिकली रिमूव कर सकते हैं, हम मैनुअली रिमूव कर सकते हैं। मैनुअली अगर रिमूव करेंगे तो हम खुरपी से रिमूव कर देंगे, केमिकली अगर हम रिमूव करेंगे तो वीडिसाइड्स का रूप हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये वीट साइंस ब्रांच होगी आपके एग्रोनॉमी की। दूसरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको हम कार्बनिक खेती कहते हैं। वर्तमान समय में जो सबसे प्रचलित जो शाखा है एग्रीकल्चर में जो कि एग्रोनॉमी की है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग।
ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो इम्पोर्टेंस इस समय मॉडर्न डेज कल्टीवेशन में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये एक ऐसी विधा है कृषि में जिसको हम कार्बनिक खेती कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता, वर्जित होता है। इसीलिए जो भी हमारा जो फूड मटेरियल होता है, क्रॉप्स होता है, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो न्यूट्रिशनली बहुत ही रिच होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का रसायन नहीं होता, तो वो हमारे लिए मानव स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। इसीलिए वर्तमान समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ही प्रमोट किया जा रहा है। तो अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स नेचुरली is known as organic farming. This involves biologically materials and averting the use of synthetic substances. मैं जैसा कि आपको बता रहा था, इसमें पूरा निषेध होता है रसायनों का प्रयोग, और जितने भी ऑर्गेनिक फार्म यानी ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट से जो भी हमें उत्पाद प्राप्त हो सकते, उनसे अगर हम कोई खाद्य उर्वरक तैयार कर पा सकते हैं तो उनका हम प्रयोग इस विधा में करते हैं। इसमें हम बायो एनहेंसर्स का यूज कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं। बायो एनहेंसर्स में पंचगव्य है, जीवामृत है, अमृत पानी है, ये ऐसे बायो एनहेंसर्स हैं जो कि क्रॉप के प्रोडक्शन को तो इंक्रीज करते ही करते हैं, इको फ्रेंडली भी होते हैं, और साथ में जो भी हमारी जो फसल प्राप्त होती है वह पोषक तत्वों के माध्यम अगर तुलना की जाए अगर तो वो बहुत ही अच्छी होती है, हमारे जो स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है, वातावरण के लिए हितकर होती है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग विधा है। इसके बाद हम अगली ब्रांच में चलते हैं अगर एग्रीकल्चर की, तो वह ये है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में भी मैंने बताया आपको, जिस शब्द के पीछे CULTURE लगा होता है वह शब्द आपका कहाँ से लिया होता है, वह शब्द आपका लैटिन भाषा का होता है। तो हॉर्टिकल्चर टर्म जो है वो भी आपका लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और इसके इस ब्रांच में जो हम स्टडी बेसिकली करते हैं वह क्या है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्लांट कल्टीवेशन that is directly used by the humans for food, medicines and aesthetic purpose. हॉर्टिकल्चर की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, उद्यान विज्ञान इसको कहते हैं। इस विज्ञान में हम मुख्य रूप से फल का उत्पादन कर सकते हैं, सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं, पुष्प का उत्पादन कर सकते हैं, और भूमि का सुंदरीकरण कर सकते हैं, और औषधीय हम सुगंधित पौधों का भी हम इसमें उत्पादन करते हैं। इसके साथ साथ हम नर्सरी मैनेजमेंट और प्लांटेशन क्रॉप का भी कल्टीवेशन करते हैं। तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, और इसमें देखिए आप हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स का कल्टीवेशन पीछे दिख रहा होगा, एप्पल प्रोडक्शन है, गार्डन में बैठा हुआ है एक फार्मर्स है एक, तो आपसे समझ में आ गया होगा कि इस ब्रांच में बेसिकली हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स का हम प्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया है इस PPT के माध्यम से कि जो ब्रांचेस होती हैं हॉर्टिकल्चर की वह हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब आपकी फल विज्ञान को ही हम पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। ब्रांच डीलिंग विद द फ्रूट कल्टीवेशन is known as pomology. अगर आप पूछें ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, देन इट इज कॉल्ड एज, ऑप्शंस होंगे पोमोलॉजी, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, ऑल ऑफ दिस। आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा कि उद्यान विज्ञान की वैसा का जिसमें फलों का उत्पादन किया जाता है वह फल विज्ञान या पोमोलॉजी या फ्रूट साइंस के नाम से जानते हैं। और ये शब्द जो आपका पोमोलॉजी है, यह इसका प्रश्न अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी शब्दों में से प्रश्न अगर पूछे गए हैं एग्रीकल्चर में, तो उसमें से एक प्रश्न आपका पोमोलॉजी से भी आता है कि पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस हुई। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो पोमोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वह आपकी लैटिन प्लस ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर इस शब्द की उत्पत्ति हुई है पोमोलॉजी, जहां पर लैटिन का मतलब होता है फ्रूट्स और ग्रीक का मतलब कल्टीवेशन। तो लैटिन मतलब पोमम, ग्रीक मतलब लॉगस। तो पोमन मीन्स फ्रूट्स एंड लॉगस मीन्स स्टडी, टू स्टडी अबाउट द फ्रूट्स, देन इट इज कॉल्ड एज पोमोलॉजी। दूसरा शब्द है यहाँ पर ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर आपको समझ में आ गया होगा, वर्ड के पीछे CULTURE लगा हुआ है, तो यह वर्ड जो शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। और पूछे कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सब्जी हम शाकों का उत्पादन करते हैं वह क्या कहलाती है, वह आपकी ओलेरिकल्चर या वेजिटेबल साइंस के नाम से उसको हम जानते हैं। तो ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस डीलिंग विद द वेजिटेबल कल्टीवेशन such as beans, tomatoes, brinjals, radish, carrot, tomato, कोल क्रॉप्स, कोई भी फसल इसमें आ सकती है। तो ये आपकी ओलेरिकल्चर ब्रांच होगी। नेक्स्ट आपकी फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। यहाँ पर हम ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, किसी भी भूमि का सुंदरीकरण कर सकते हैं, उसमें हम फ्लावर कल्टीवेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है आपकी आर्बोरिकल्चर। इसमें हम डिफरेंट टाइप के ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स का यूज कर सकते हैं, उसको हम आर्बोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। और आर्बोरिकल्चर शब्द भी आपका लैटिन भाषा का है।
इसके बाद इनोलॉजी, इनोलॉजी वर्ड चूंकि LOGY लगा हुआ है, ग्रीक वर्ड है, और इनोलॉजी का जो मेन जो मतलब है वो है होता है वाइन, वाइन प्लांट्स एंड वाइन मेकिंग, मतलब जिनसे हम वाइन मेकिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वाइन मेकिंग आपका ग्रैप्स के थ्रू आप जो है वाइन मेकिंग कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ वाइन मेकिंग इज नोन एज इनोलॉजी एंड द टर्म इनोलॉजी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। अगली शाखा जो है आपकी वह है सॉइल साइंस, जिसको हम मृदा विज्ञान के नाम से जानते हैं। मृदा विज्ञान, सॉइल, सॉइल एक लैटिन वर्ड है जो लैटिन भाषा के सोलम से लिया हुआ है। ये सॉइल वर्ड भी बहुत पूछा जाता है आपका, लैटिन भाषा का सोलम से लिया गया, जिसका मतलब होता है फ्लोर। फ्लोर हिंदी में अगर आप समझे तो फर्श। तो ये आपकी जो ब्रांच है इसमें हम बेसिकली सॉइल के विषय में अध्ययन करते हैं, कैसे सॉइल का मतलब मृदा का निर्माण होता है, कैसे कैसे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, और सॉइल मतलब मृदा और पौधों के आपस में जो संबंध होते हैं उनका भी अध्ययन हम इसमें कर सकते हैं। तो सॉइल साइंस, इसमें भारत में जो संस्थान कार्यरत है वर्तमान समय वह है IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, और दूसरा वो है CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में स्थित है, करनाल हरियाणा। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ये दो संस्थान कार्यरत हैं सॉइल में। तो वह विज्ञान, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मृदा के गुणों का, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण आदि का अध्ययन करते हैं, वह मृदा विज्ञान कहलाती है। और इसके जो फादर हैं वह है पेडोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं सॉइल साइंस के, पेडोलॉजी एंड एडोफोलॉजी। तो सॉइल साइंस एंड पेडोलॉजी के जो फादर हैं वो है डॉक्टर चैप। तो among several branches of agriculture, soil science is great significance because its डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। जितनी भी ब्रांच है उसमें सॉइल साइंस का एक अलग ही रोल है, इम्पैक्ट है, क्योंकि मृदा में ही वह आवश्यक पोषक तत्व जो है उपलब्ध रहते हैं, जिनका जो प्रयोग पौधे अपनी विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग में लाते हैं ताकि वह उससे अपने वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया को संपूर्ण कर सके। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपकी। और सॉइल्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं इंडिया में, देखें तो उसमें आपकी जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल्स है, ब्लैक सॉइल्स है, काली मृदा है, लेटेराइट सॉइल्स है, रेड सॉइल्स है। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं सॉइल्स की जो इंडिया में जो है पाई जाती हैं। तो सॉइल का इसमें हमने जो है बेसिकली स्टडी कर लिया है। तो स्टडी ऑफ सॉइल इज नेचुरल बॉडी दैट इज क्रिएटेड बाय नेचुरल फैक्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच प्लांट्स ग्रो। तो जो मृदा की जो निर्माण की प्रक्रिया है ये प्राकृतिक पिंड पर प्राकृतिक शक्तियों के आधार पर उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, जिसका हम प्रयोग ला सकते हैं विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में, पौधों को जो है फसलों के उत्पादन में। तो ये आगे इसके बढ़ते हैं, देखते हैं सॉइल साइंस। जो सॉइल साइंस की जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो देखें। सॉइल केमिस्ट्री, इसमें क्या अध्ययन करेंगे? स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशंस, प्रॉपर्टीज एंड सॉइल प्रोसेस। जितने भी मृदा में जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉइल पीएच, सॉइल एसिडिटी, सॉइल सैलिनिटी, उसका जो कंपोजिशन होता है एंड उसकी जो प्रोसेस होती है, उसकी कंप्लीट स्टडी हम सॉइल केमिस्ट्री में करेंगे। और इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल केमिस्ट्री के जो हैं वह है जस्टिन वॉन लिविग, JV लिविग, जिसके है फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। उसके बाद सॉइल बायोलॉजी, इट कंसर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइफ ऑन द अर्थ, देयर बायोलॉजी, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज, नेमेटोड्स एंड इंसेक्ट्स। जितने भी मृदा में जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनकी उपलब्धता, उनकी संख्या में जो गुणन वृद्धि होती है और उनका क्या क्या मुख्य रोल है मृदा में, ताकि इसका जो है पौधे अपना सुचारू रूप से प्रयोग में ला सकें, उनकी वृद्धि और विकास में जो है सकारात्मक रूप से उसका जो सहयोग कर सके। तो जो कंप्लीट बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसकी स्टडी हम इसमें सॉइल बायोलॉजी में करेंगे। एंड नेक्स्ट सॉइल मिनरलॉजी। Soil mineralogy branches focus on primary and secondary soil minerals, their soil contributions to develop physical and chemical structures of the soil. It also focus on the soil fertility and biology. Soil mineralogy में जो minerals का जो status है, जो primary minerals हैं, जो secondary minerals हैं, उनकी availability कैसी है, किस soil pH में कैसी कैसी उनकी availabilities हैं, और उनका क्या soil की जो fertility है उस पर क्या impact पड़ता है, उसकी पूरा जो complete study हम soil mineralogy में करेंगे। Soil genesis,
मृदा की जो बनने की प्रक्रिया है वह इसकी स्टडी हम सॉइल जेनेसिस में करेंगे, क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण, सॉइल फिजिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो सॉइल में होती है वो उसमें स्टडी करेंगे, फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता के स्तर को हम इसमें देखेंगे, सॉइल सैलिनिटी, मृदा के लवणता के स्तर में, मतलब जो कौन कौन से सॉल्ट हैं उनका क्या क्या कॉन्सेंट्रेशंस हैं, वो पूरी कंप्लीट स्टडी हम सॉइल सैलिनिटी में करेंगे। सॉइल सर्वे में हम सॉइल की मैपिंग करते हैं, कौन कौन सी सॉइल किन किन एरियाज़ में कितने कितने क्षेत्रफल में फैली हुई हैं, उनकी कंप्लीट स्टडी हम सॉइल सर्वे के माध्यम से, सॉइल मैपिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन, मतलब जो भी मृदा में जो कंजर्वेशन, चाहे सॉइल कंजर्वेशन हो, उसका हम पूरी स्टडी करेंगे। मृदा के क्षरण की जो भी अवस्थाएं हैं वो हम देखेंगे, कैसे मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, क्या क्या कारक उसमें अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो ये पूरा जो डिटैचमेंट की जो प्रोसेस होती है उसकी सॉइल की, जिसको हम सॉइल एरोजन कहते हैं, उसको ना होने दिया जाए, मल्च क्रॉप का यूज किया जाए, उसको हम प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके, उसकी वाटर को हम कंजर्व कर सके, कंप्लीट स्टडी उसके हम सॉइल कंजर्वेशन में करते हैं। उसके अगर हम बढ़ें देखें तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्पेशली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उसकी हम कंप्लीट स्टडी करते हैं। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिन सॉइल फॉर माइक्रोबियल कम्युनिटीज़, इट डील्स विद देयर रोल, उनका क्या क्या रोल है, क्या क्या उनका एग्रीकल्चर में उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, उनका फर्टिलिटी में क्या रोल है, और ये जो विभिन्न जो आप जो शब्द देख रहे हैं इनमें इनकी क्या भूमिका है, तो कंप्लीट उनका जो स्टडी है वो हम सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग एक नई आपकी जो सामने ब्रांच देखने को मिल रही है, जिसको हम आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन के नाम से जानते हैं। बेसिकली इस ब्रांच में अगर हम देखें तो ऐसी ये साइंस आर्ट है जो कि प्लांट्स के, किसी भी प्लांट्स के जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजमेंट करती है, ताकि उसका यूज करके हम किसी भी क्रॉप्स की उसमें चेंजमेंट कर सकें, उसके जीनोटाइप में उसमें उसके फिनोटाइप में चेंजमेंट कर सकें, ताकि उससे हम डिफरेंट ट्रेट्स, डिफरेंट वैराइटीज़, डिफरेंट कल्टीवार्स को डेवलप कर सकें। इसलिए इस विधा का, इस ब्रांच का हम प्रयोग एग्रीकल्चर में करते हैं। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इस ब्रांच के माध्यम से भी हम डिफरेंट वैराइटीज़ को रिलीज़ कर पाते हैं डिफरेंट प्लांट ब्रीडर्स के थ्रू। तो ये प्लांट ब्रीडिंग एक महत्वपूर्ण जो है शाखा है। इसके बाद अगर हम देखें सीड साइंस, जिसको हम बीज विज्ञान के नाम से जान सकते हैं। सीड चूँकि सीड जो कि बेसिक इनपुट है एग्रीकल्चर में, सीड और सॉइल, सीड और सॉइल दो ही बेसिक इनपुट्स हैं जिनके बिना एग्रीकल्चर संभव नहीं है अगर देखा जाए सामान्यतः। तो सीड साइंस जो है, द ब्रांच डील विद द सीड स्ट्रक्चर, ग्रोथ हैबिटेट्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, egg development and growing into new plants. Seed science is closely related to biochemistry, botany, genetics and other biosciences. तो जैसा बीज होगा, जिस प्रकार का बीज होगा, जिस प्रकार के बीज में जैसी ओज क्षमता होगी, उसी प्रकार की हमको फसल देखने को प्राप्त होती है। उसमें विभिन्न प्रकार की कीट एवं व्याधियों का प्रकोप भी हम अगर देखें, अगर उसके प्रति संवेदनशील है, प्रतिरोधी क्षमता उस बीज में है, तो वह बीज या वह वैरायटी, जिस बीज वैरायटी का वो बीज होगा, उसमें उससे हम उससे प्रॉफिट ही ले सकेंगे। तो सीड आपका हेल्दी होना चाहिए, आपका प्योर होने चाहिए, और सीड हमेशा सर्टिफाइड एजेंसी से ही अपने जितने भी फार्मर्स होते हैं उनको उससे परचेज करना चाहिए। तो ये जितने भी बीज के बनने की प्रक्रिया और जो भी बीज का जितनी भी आपको जानकारी प्राप्त होती है, वह उस बीज विज्ञान के माध्यम से ही हम उसको हम समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। बीजों की विभिन्न प्रकार की जो है श्रेणियां होती है, जिसको हम ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड एंड ट्रूथफुली लेवल्ड सीड्स के नाम से हम जानते हैं, पढ़ते हैं। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर जितना भी ओवरऑल जो भी बीज से संबंधित जानकारियां हैं वह हम बीज विज्ञान में हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली ब्रांच जो एग्रीकल्चर साइंस की है वो है क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी मतलब पादप कार्यदहकी। एक पौधे की जो भी मैकेनिज्म होती है, उसकी भी जो भी इंटरनल जो भी प्रोसेस होती हैं, वह पूरी ओवरऑल स्टडी हम इसमें पढ़ते हैं, समझते हैं। कैसे कैसे प्लांट्स डेवलप होता है, उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कौन से स्टेजेस में क्या क्या चेंजमेंट्स होते हैं, सेल का कहाँ कहाँ एनलार्जमेंट होता है, कहाँ कहाँ सेल का डेवलपमेंट होता है। जो भी इस कंप्लीट स्टडी प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उसमें क्रॉप फिजियोलॉजी में उसकी हम जो है स्टडी करते हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस and response of plants grown in different environments. It is one of the most basic field of agriculture.
तो प्लांट्स का जो ओवरऑल जो रिस्पॉन्स होता है क्लाइमेट को लेके, जो भी उसके इंटरनल जो भी मैकेनिज्म्स होती हैं, वो पूरी कंप्लीट स्टडी जो होती है वह हम क्रॉप फिजियोलॉजी में उसकी हम पूरी अध्ययन करते हैं। अगली जो ब्रांच है वह आपकी अगली जो ब्रांच मैं आपको यहाँ बताऊंगा वह है आपकी प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन जो एक कॉमन वर्ड्स है, कॉमन इस वर्ड में हम बेसिकली करते क्या है, डिसीज एंड पेस्ट और इंसेक्ट से हम अपनी फसल को, क्रॉप को जो है बचाते हैं, उनको सेव करते हैं। तो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे कर सकते हैं हम, आप कीट और व्याधियों से करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट से और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, यानी डिसीज से उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्लांट प्रोडक्शन में बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटमोलॉजी दो ब्रांचेस को हम स्टडी करते हैं। तो पहले नंबर पे हम चलिए पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में एंटमोलॉजी, जिसको हम कीट विज्ञान के नाम से जानते हैं, जो कि LOGY शब्द लगा है। तो यह भी आपका जो शब्द है वह आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो आपका एग्रीकल्चर में जो एंटमोलॉजी ब्रांच है वह भी ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो एंटमोलॉजी में जो बेसिकली स्टडी करते हैं वह स्टडी करते हैं इंसेक्ट के विषय में, कीट के विषय में जो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, कीट एवं पेस्ट दैट आर इंपॉर्टेंट टू एग्रीकल्चर। कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं, उनकी क्या, उनकी नेचर ऑफ डैमेज होता है, किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनको किन किन कैटेगरीज में रखा गया है, किन किन फाइलम्स में रखा गया है, किन किन क्लास में रखा गया है, वह पूरी ओवरऑल स्टडी जो इंसेक्ट के बारे में करते हैं वह हम एग्रीकल्चर में एंटमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान में इसकी पूरा अध्ययन करते हैं। और जो इसके फादर हैं, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल एंटमोलॉजी, वह है विलियम किर्वी। विलियम किर्वी इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल एंटमोलॉजी। उसके बाद एंटमोलॉजी की जो और भी शाखाएं हैं वह इंसेक्ट इकोलॉजी, जो भी कीट होता है वह उसका क्या रिस्पॉन्स होता है क्लाइमेट को और उसके एनवायरनमेंट को लेके, वह इंसेक्ट इकोलॉजी में उसकी स्टडी करेंगे। इसका डिटेल में डिस्कस आपको इसमें दिया है, आप देख सकते हैं। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट एंड देयर एनवायरनमेंट, किसी भी इंसेक्ट का उसके एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, वो ओवरऑल स्टडी हम इंसेक्ट इकोलॉजी में करेंगे। उसके बाद इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, इंसेक्ट की क्या स्ट्रक्चर होती है, कैसे उसकी बॉडी किन किन पार्ट्स में डिवाइड होती है, पूरी जो ओवरऑल आकार की होती है वह पूरा हम इसमें इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे। इन दिस एरिया ऑफ एंटमोलॉजी द बॉडी पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट एंड देयर फंक्शंस आर स्टडीड। तो जितना भी कीट का जो शाखा जो भाग होते हैं शरीर में, कीट के जो भाग होते हैं बेसिकली 3 भागों से मिलकर कीट बना होता है, सिर, वक्ष और उदर, जिसको हम हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन कहते हैं। तो कंप्लीट स्टडी इसमें हम करते हैं। उसके बाद है इंसेक्ट पैथोलॉजी, द एरिया ऑफ एंटमोलॉजी स्टडीज डिसीज एंड पैथोजेंस दैट कैन बी हार्म एंड अफेक्ट द वेल बीइंग ऑफ इंसेक्ट। कोई भी इंसेक्ट एज अ पैथोजन के रूप में काम कर सकता है। यहाँ पर हम पैथोजन, आप जानेंगे कि पैथोजन कौन सी समस्या है जो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं। पैथोजन, रोगजनक हम इसको हिंदी में बोलते हैं। पैथोजन को हम कह सकते हैं डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा वाहक जो भी बीमारी को लाने और ले जाने में जो है काम करता है उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो इन पैथोजेंस के रूप में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और इंसेक्ट भी इसमें एज अ पैथोजन काउंट किए जा सकते हैं। इसलिए इंसेक्ट पैथोलॉजी में इसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद इंसेक्ट फिजियोलॉजी, जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं, उसका जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस है इंसेक्ट की, उसकी पूरी फिजियोलॉजी है, उसकी स्टडी हम इंसेक्ट फिजियोलॉजी में करेंगे। द स्टडी विद द न्यूमेरस बॉडी फंक्शंस एंड बिहेवियर सिस्टम्स ऑफ एन इंसेक्ट, वह आपकी इंसेक्ट फिजियोलॉजी में इसका हम पूरा ओवरऑल स्टडी करेंगे। उसके बाद इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी, किसी भी इंसेक्ट के माध्यम से कौन से इंसेक्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स अफेक्ट करते हैं उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, वह पूरी इसकी स्टडी इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी में करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंटमोलॉजी में हम देखेंगे कि एंटमोलॉजी की इस ब्रांच के अंतर्गत हम एंटमोलॉजी ब्रांच दैट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ इंसेक्ट and for commercial and economic purpose these includes honey bee and butterflies, silkworm etc. मतलब अगर हम इंसेक्ट को कैटेगरीज अगर देखें तो हार्मफुल भी इंसेक्ट्स होते हैं एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट भी होते हैं, लाभदायक कीट। इनका प्रयोग हम जैसे कि हनी भी, मधुमक्खी है, शहद उत्पादन में कर सकते हैं। लैक इंसेक्ट है, उसका हम लाख के उत्पादन में कर सकते हैं। बटरफ्लाइज है, सिल्क वर्म है, ये हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से रॉ मटेरियल को डेवलप कलेक्ट करने में हम इसको स्टडी करते हैं।
तो ये आपकी इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी हो गया, व्यवसाय कीट विज्ञान जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद औद्योगिक कीट विज्ञान के नाम से हम समझ सकते हैं। उसके बाद मेडिकल एंड वेटनरी एंटोमोलॉजी, इसमें हम डिफरेंट मेडिसिन को हम डेवलप कर सकते हैं इंसेक्ट के थ्रू, जो भी उनसे बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल एंटोमोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, क्रॉप प्रोटेक्शन एंटोमोलॉजी। ये जो ब्रांचेस हैं, इनमें आप नाम से इसको समझ सकते हैं। फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द इंसेक्ट ऑन द फॉरेस्ट, जो भी पेड़ पौधे में जो इंसेक्ट अपने जो डैमेज करते हैं उनमें हम फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी में करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट एंटोमोलॉजी मतलब कटाई के उपरांत जो भी प्रोसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें अगर कोई भी इंसेक्ट अगर डैमेज कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना या उसका मैनेज करना, वो आपका पोस्ट हार्वेस्ट एंटोमोलॉजी में। या कोई भी स्टोर्ड फूड मटेरियल्स होते हैं, राइस है, व्हीट है, हम उसको स्टोर कर रहे हैं, पोटैटो है, तो वहाँ पर अगर कोई कीट अगर जो है व्यवधान उत्पन्न कर रहा है तो उसको हम वहाँ पे उसको जो है कंट्रोल करेंगे, तो वो पोस्ट हार्वेस्ट एंटोमोलॉजी में उसकी स्टडी करेंगे। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में जो है आपके जो लीगल पर्पस फॉर फोकस ऑन द यूज ऑफ इंसेक्ट टू क्लेरिफाई द प्लेस एंड टाइम ऑफ द ह्यूमन हेल्थ, ये आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में इसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब स्टडीज वे टू कंट्रोल द इंसेक्ट बिफोर हार्मिंग द फील्ड क्रॉप एंड इज क्रॉप प्रोटेक्शन एंटोमोलॉजी। मतलब कि इसमें कहने का मतलब है, यही एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वाली ब्रांच है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है किसी भी इंसेक्ट पेस्ट को डैमेज करने से पहले। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, इंसेक्ट और पेस्ट दो कैटेगरीज हैं। इंसेक्ट में बेसिकली वह आते हैं जिनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, मतलब 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पंख हैं, वहीं उनको हम इंसेक्ट के रूप में काउंट करेंगे। और पेस्ट के रूप में कोई भी लिविंग बीइंग होगा, वह हमारी अगर फसल को जो है नुकसान पहुंचा रहा है, वह हमारा पेस्ट में आएगा। तो पेस्ट जो है वो ब्रॉड टर्म है, बड़ा शब्द है, और उसमें हमारे स्क्वायरल्स, गिलहरी भी आ सकते हैं, काऊ भी आ सकती हैं। हमारी फसलों को अगर नीलगाय अगर नुकसान पहुंचा रही है तो वह भी पेस्ट के रूप में काउंट की जाएगी। रोडेंट्स, चूहे भी हमारे पेस्ट के रूप में काउंट किए जाएंगे। पैरेट्स, तोते भी हमारे पेस्ट के रूप में काउंट किए जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है इंसेक्ट और पेस्ट में, जो कि मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं। तो उसके बाद दूसरी जो ब्रांच है प्लांट प्रोडक्शन में, वह है पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटोमोलॉजी एंड पैथोलॉजी 2 ब्रांचेस हैं जो प्लांट प्रोडक्शन में आती हैं, काउंट की जाती है। तो प्लांट पैथोलॉजी ये भी जो ब्रांच है एग्रीकल्चर में, इसमें प्लांट में जो भी डिसीज़ लगती हैं उसकी कंप्लीट स्टडी करते हैं। उसके डिसीज़ का कॉज क्या है, कैसे वह डिजीज़ लग रही बीमारी, और उसको हम कैसे उसको रोकें, तो उसकी जो कंप्लीट स्टडी है वो प्लांट की पैथोलॉजी, मतलब पादप रोग विज्ञान इसको नाम से हम जानते हैं। तो जितने भी रोग होते हैं उनका कॉज कैसे लग रहा है और उनको ट्रीटमेंट या उनको कंट्रोल कैसे करेंगे, पूरी इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वह हम प्लांट पैथोलॉजी में। अगर वह कीट से समस्या है तो एंटोमोलॉजी, अगर वह बीमारियों से समस्या है तो वह पैथोलॉजी। 2 मोटे मोटे शब्द आपको समझ में आने चाहिए। उसके बाद आगे हम चलें नेक्स्ट ब्रांच के रूप में, तो वह है हमारी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। जो भी हमारी एडवांस्ड अगर हम ब्रांचेस में अगर किसी को काउंट करें तो अभी वर्तमान समय में एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच का वर्तमान समय में प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। वह इसलिए क्योंकि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करते हैं, साइंटिफिक टूल्स का यूज कर सकते हैं किस चीज़ के डेवलपमेंट में, ताकि जितने भी एग्रीकल्चर में ऐसी जो समस्याएँ हैं जिनमें हम जो वर्तमान समय में देख रहे हैं उसको वो देखने में ना मिले। हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं विद द यूज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। तो इन रिलेशन टू सेवरल अदर फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, करंटली मैंने बोला था, देखिए वर्तमान समय में करंटली एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी इज अ मेजर फोकस बिकॉज ऑफ इट्स जेनेटिक अप्रोच। रिसर्चर्स बिलीव दैट ट्रांसजेनिक crops and animals could be source of to maintain such suitable food supply and fulfill global food needs। तो जो ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होती है, एक ऐसी क्रॉप जो ट्रांसजेनिक वर्ड आप सुन रहे होंगे, ट्रांसजेनिक एक ऐसी क्रॉप हो सकती है उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजमेंट्स किए जाते हैं ताकि उसमें जो भी इंसेक्ट पेस्ट डिसीज का जो प्रॉब्लम हो रही है वो उनके जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजमेंट करने से वह समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो जो ट्रांसजेनिक क्रॉप में भारत में जो सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक क्रॉप का जो कमर्शियल कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ था, वह आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल। ये बेसिकली 2002 में
इनका जो है कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था एज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप के रूप में। तो एरिया भी इनका भारत में ज़्यादा है बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल का। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के बाद एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ये मैं बताया हूँ आपको, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में देखिए जितनी भी मशीनरीज होती हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होती हैं, चाहे वो प्री हार्वेस्ट टेक्निक्स में हो चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स में हो, वह पूरी मशीनरीज को जो मैन्युफैक्चर डेवलप करते हैं वह उनकी कंप्लीट स्टडी करते हैं, उनका जो यूज होता है डिफरेंट क्रॉप की डिफरेंट स्टेजेस में, वह आपकी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग होती है। और इसकी हेल्प से हम मशीनरीज को डेवलप करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जिसका यूज हम फील्ड प्रिपरेशंस में, सोइंग में, हार्वेस्टिंग में एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस में करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें विभिन्न प्रकार के जितने भी यंत्र होते हैं, मशीन होती हैं, उपकरण होते हैं, वह उसका हम पूरा इसमें संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। और इसके 2 संस्थान मैं आपको बता चुका हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका पंजाब में है, ये आपका भोपाल में है। 2 संस्थान है जो कार्यरत है इसमें। तो ये आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होगी। नेक्स्ट ब्रांच के रूप में अगर हम देखें, इसकी ब्रांचेस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, फार्म मशीनरी एंड पावर एंड फार्म स्ट्रक्चर्स। तो ये बेसिकली यही आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा, कैसे कैसे मशीन्स डेवलप करनी, कैसे मैन्युफैक्चर करनी है, और उनका कैसे कैसे हम डिफरेंट एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में उनका हम यूज कर पाएँ, ताकि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं और इको फ्रेंडली अप्रोच के साथ में जो भी हमारा उत्पाद प्राप्त हो रहा है वह उसकी गुणवत्ता भी सर्वोत्तम होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर हम देखें अगली शाखा के रूप में हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जिसको हम कृषि अर्थशास्त्र के रूप में हम समझते हैं, जानते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जो कि कृषि अर्थशास्त्र में हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, ये ऐसी अप्लाइड इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जिसमें हम जितने भी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, और ये जो भी कंप्लीट स्टडी है वो हम कृषि अर्थशास्त्र में उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। इसके विषय में अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे इसको हम समझें, ये वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि का जो विपणन है, कैसे कैसे उत्पादन को, कैसे कैसे हम कृषि से प्राप्त होने वाले उत्पादों को कैसे कैसे हम बाजारों तक पहुँचाएँ, और जो भी उसकी जो एग्रीकल्चरल की जो स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी स्कीम्स लॉन्च करती हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों पर उसका प्रभाव पड़ता है, वह भी उसकी नीतियां, और जितना आयात निर्यात की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, और जो भी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, वो पूरी स्टडी भी हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ही हम उसको जो है पढ़ते हैं, समझते हैं, करते हैं। और इसके साथ साथ हम उसका मार्केटिंग भी करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर से उसके बाय प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट उसको जो हम प्राप्त करते हैं उसको। इसके अलावा अगर हम देखें, इसको अगर हम स्टडी करें तो ब्रांचेस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के देखें तो एग्रेरियन सिस्टम है, एग्री बिजनेस है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया। जितनी भी ये चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। कस्टम्स हार्वेस्टिंग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट है। तो ये जितनी भी नीतियां हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उसका जो भी प्रयोग किसान अपने फसल उत्पादन से लेकर उसको बाजार तक पहुंचाने तक, और उपभोक्ता की थाली तक, उसके हाथों तक पहुंचाने तक जो भी पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है, जो पॉलिसीज़ होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरा कंप्लीट इसका स्टडी करते हैं, जो भी स्रोत होते हैं उनका भी यूटिलाइजेशन। तो ये पूरा ओवरऑल इसका जो स्टडी है। इसके बाद अगर हम देखें अगली ब्रांच के रूप में, वह हमारे सामने आ रही है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री मतलब जिसको हम बता चुके हैं आपका, वह है जिसमें हम फॉरेस्ट की स्टडी करेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ पेरेनियल ट्रीज फॉर सप्लाइंग। आप इसमें ये समझिएगा कि जो फॉरेस्ट्री है, जिसमें हम फॉरेस्ट का कल्टीवेशन करते हैं, वो बेसिकली किस लिए करते हैं, वो हम करेंगे वुड के लिए, जिससे हमें लकड़ी प्राप्त हो सके। और लकड़ी के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमें जो है रबर प्राप्त हो सके, वो भी हम फॉरेस्ट से ही हम प्राप्त कर पाते हैं। जो भी और भी बाई प्रोडक्ट्स के रूप में हम ऑयल से मिल सकते हैं, डिफरेंट फॉरेस्ट से हम ऑयल भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है फॉरेस्ट्री का जो ब्रांच है, इसमें हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, पेरेनियल प्लांट्स की, पेरेनियल ट्रीज की, वो जो सप्लाई करते हैं क्या, रबर, टिम्बर एक्सेट्रा, जो हमें लकड़ी और ईंधन के रूप में जो भी चीज़ें प्राप्त करवाते हैं। तो हमारा जो कंप्लीट स्टडी है वो फॉरेस्ट्री में यही है। तो इसमें हम अगर देखें, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। इस रॉ मटेरियल का यूज हम अपने इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर की। और फॉरेस्ट्री में अगर हम वर्तमान समय में देखें तो जो संस्थान काम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थान काम कर रहा है वो ICRAF। ये जो कॉम्पिटेटिव फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं, ये आप इसको तुरंत नोट कर लिया करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ICRAF मतलब इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री। यह कहाँ पे आपका स्थित है? यह आपका केनिया। पूछा जाता है ICRAF इज लोकेटेड एट केनिया। केनिया के अलावा अगर ऑप्शन ना मिले तो केनिया में एक लोकल जगह जहां पर यह स्थित है वह है नैरोबी। नैरोबी केनिया में स्थित है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री। दूसरा संस्थान जो भारत में स्थित है वह है FRI, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान, जो कि आपके भारत के उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। उसके बाद अगर तीसरा और आखिरी संस्थान देखें तो IIFM, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यह आपका भोपाल में स्थित है। तो 3 संस्थान हो गए IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एंड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री नैरोबी केनिया, एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड। ये संस्थान आपके जो है फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में अपना जो है सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एक और वर्ड बहुत प्रयोग में लाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो मतलब हो गया एग्रीकल्चर, और फॉरेस्ट्री का यहाँ पर अभिप्राय हो गया फॉरेस्ट्री मतलब ट्रीज के प्रोडक्शन से। तो ट्रीज के प्रोडक्शन के साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर भी प्रोडक्शन को भी यूज में लाएं तो वह पूरी विधा हमारी कहलाती है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में हम अपनी फसलों के साथ साथ हम जो है बीच में मेड़ों में कतारों में हम जो है वृक्षों का भी पंक्तिवार हम उसका जो है उसको प्लांटिंग कर सकते हैं, ताकि हमें शेड पर पॉइंट ऑफ व्यू से या और भी डिफरेंट जो भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, टिम्बर है, ऑयल है, वह रबर है, वो भी हमको समय अनुसार अपने प्राप्त होते रहते हैं, जिनका प्रयोग हम पर्पज में यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री भी हो गई। और एग्रो फॉरेस्ट्री के बाद में अगली जो इसकी फॉरेस्ट्री की जो ब्रांच है वो एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ साइंस दैट डील्स विद द लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम, ग्रोइंग ट्रीज, श्रब्स और बिटवीन क्रॉप्स, फसलों के बीच में हम ट्रीज को कल्टीवेट करते हैं, तो वह आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री ब्रांच कहलाती है। उसके बाद रेंज लैंड मैनेजमेंट है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है, एनालॉग फॉरेस्ट्री है। इसमें हम फॉरेस्ट को डिफरेंट पर्पज से ग्रो करते हैं। वाइल्ड लाइफ में हम जो है स्टडीज टू बैलेंस द वाइल्ड लाइफ विद दोज नीड्स फॉर ह्यूमंस यूजिंग द लेटेस्ट साइंटिफिक ऑफ एडवांसेस, तो ये वाइल्ड लाइफ के रूप में इसका काउंट करते हैं। एनालॉग फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट गार्डनिंग है, फॉरेस्ट फार्मिंग है, ये भी जितनी ब्रांचेस हैं ये सब फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो भी जो है इसमें इसकी हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच अगर देखें वह है आपकी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल एक्सरसाइजेस ऑफ ब्रीडिंग, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक टू प्रोवाइड पीपल विद फूड, एनर्जी, ड्राफ्ट्स एंड क्रॉप मैन्योर। मतलब ये जो एनिमल हस्बेंड्री है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ब्रीडिंग मतलब जो भी ब्रीडिंग जो प्रजनन की प्रक्रियाएं जो पशुओं के मध्य में अपनाई जाती है वह उसका भी अध्ययन करेंगे, इसके साथ उनको पालेंगे भी, उनका पोषण करेंगे और उनका प्रयोग हम कैसे ला सकते हैं एग्रीकल्चर में। जैसे कि मिल्च ब्रीड होती है उसका हम दूध के उत्पादन में प्रयोग करते हैं, जैसे साहिवाल है, गिर है, देवनी है, हरियाणा है, मेवाती, ऐसे आपकी दुकाजी हैं, ऐसे भारवाई हैं। तो ये जो ब्रीड्स हैं इनका अलग अलग उद्देश्य से प्रयोग में इनको लाया जाता है। तो ये है आपकी पूरी एनिमल हस्बेंड्री ब्रांचेस है। और इसमें हम अगर देखें तो मीट प्रोडक्शन से, मिल्क प्रोडक्शन से, एग प्रोडक्शन से और अदर प्रोडक्ट्स के रूप में भी हम इसको यूज में लाते हैं एनिमल हस्बेंड्री को। और इसकी अगर हम ब्रांच देखें, ब्रांचेस एनिमल हस्बेंड्री साइंसेस की देखें तो डेयरी फार्मिंग है। डेयरी फार्मिंग में हम मिल्क, दूध का उत्पादन और दूध से बने जितने सह उत्पाद हैं उनका हम पूरा इसमें अध्ययन करते हैं, मिल्क। उसके बाद जितने डेयरी सेक्टर में उनसे जितने बाय प्रोडक्ट्स हम रिलीज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी ओवरऑल स्टडी डेयरी फार्मिंग करेंगे। सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर में हम सिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं सिल्क वर्म के माध्यम से। उसके बाद एक्वाकल्चर है, फिशरीज, इसमें हम फिश फार्मिंग कर सकते हैं, जिसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं, इसको हम पिसीकल्चर के नाम से भी जान सकते हैं। मैरीकल्चर, इसमें हम मरीन प्रोडक्शन को, जितने भी समुद्री उत्पाद होते हैं उनके माध्यम से इसको हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, उनको उनकी स्टडी करते हैं, तो मैरीकल्चर हो गया। एपीकल्चर हो गया, एपीकल्चर में हम जो है हनी बी प्रोडक्शन के माध्यम से उससे हम शहद उत्पादन करते हैं, हनी प्रोडक्शन, जिसको हम स्वीट रेवोल्यूशन में उसको हम स्टडी करते हैं। तो पूछा जाता है स्वीट रेवोल्यूशन का संबंध जो है वो हनी प्रोडक्शन से है।
उसके बाद आपका पोल्ट्री है, मुर्गी पालन है, पिगरी है, सुअर पालन है। यह पूरी जितनी विधाएं हैं समग्र रूप से हम इसको हमारे एनिमल हस्बेंड्री में काउंट कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वह है पर्यावरण विज्ञान, जिसको हम एनवायरमेंट साइंस कहते हैं। तो हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर की ऑपरेशंस होती हैं वो मोस्टली इको फ्रेंडली होने चाहिए, उनका दुष्प्रभाव पर्यावरण पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी विधा जिसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पे देखने को मिलता है वह हमारे लिए बेकार है, उसका कोई प्रयोग में हम लोग नहीं ला सकते। उसके बाद अगर हम देखें तो एनवायरमेंट साइंस में बेसिकली क्या है, इसमें स्टडी करते हैं फील्ड दैट मिक्स बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड इंफॉर्मेटिकल इंटरनेशनल साइंसेज इन द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट सॉल्विंग इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। पर्यावरण से संबंधित जितने भी हमारे जानकारियां हैं वह हम पर्यावरण विज्ञान में, और पर्यावरण का संबंध मुख्य रूप से कृषि में जो फसलें उत्पादन होती हैं और पशुओं का जो पालन पोषण है वह पूरी, उससे जो आपस में संबंध है वह पूरी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम एनवायरनमेंट साइंस में करेंगे। जो इसको दो ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड किया गया है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एंड एग्रो मेटीरियोलॉजी। तो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में डील्स विद द पोटेंशियल एंड बायोएनर्जी एज एन इकोनॉमिक इंजन, रूरल ग्रोथ एंड ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ वर्ल्ड वाइड। एंड सेकेंड है आपकी एग्रो मेटीरियोलॉजी। एग्रो मेटीरियोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान से संबंधित ये है, पूरी है मौसम में जो भी इन्वायरमेंटल में जो चेंजेस होते हैं उसकी कंप्लीट स्टडी हम एग्रो मेटीरियोलॉजी में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको हम FST बोलते हैं। इसमें हम जितना भी जो कंप्लीट स्टडी करेंगे वो है अमंग नोन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड technology uses a variety of approaches to study about the composition of food, processing, packaging, selection of existing food products। एग्रीकल्चर में जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम, उनका क्या कंपोजिशन है, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ क्या हैं, उनका हम जो है उसके न्यूट्रिशन का जो स्टेटस है, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी पैकेजिंग, एक्सपोर्ट, मार्केटिंग, जो आपकी जितनी भी वैल्यू एडिशन की प्रोसेस होती हैं उसका हमारा पूरा कंप्लीट स्टडी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देखने को मिलते हैं, उसको पढ़ते हैं जिससे भी प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट, हमारी जो भूमि है और हमारा जो जल है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं अपने एग्रीकल्चर में, जो भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं उसके समय। तो हमारी जो भी प्रोसेस है मैनेजमेंट की, इसके एक्सपेंशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस आर मेनली यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर मैनेजमेंट, रिफॉरेस्टेशन एंड इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स। तो हमारा जो जल है वो सीमित है, भूमि हमारी जो है स्थायी फिक्स है, तो इन संसाधनों का हम प्रयोग ऐसे ही करेंगे ताकि उसका दुष्प्रभाव हमारे पर्यावरण पे देखो ना मिले। तो उनको प्रॉपरली मैनेज करेंगे हम अपनी भी जितनी भी फार्म प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करते समय। तो ये ब्रांचेस इसकी दो हैं, एक है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन और दूसरी है इरिगेशन एंड ड्रेनेज। सॉइल एंड वाटर को कंजर्व करना है, डिफरेंट फॉर्म्स को, जो भी डिटैचमेंट्स होते हैं सॉइल एंड वाटर में उनको रोकना है, कंजर्व करना है। मल्चिंग के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इरिगेशन एंड ड्रेनेज। इरिगेशन मतलब आपकी जो एप्लीकेशन करते हैं हम, आर्टिफिशियल एप्लीकेट करते हैं वाटर को जो फील्ड में, वो आपका इरिगेशन हो गया। इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उसमें हम ड्रेनेज है, ड्रेनेज आवश्यकता से जो अधिक आपका जो जल है, पानी है, वो आपकी भूमि में अगर रुका है जो कि फसलों के लिए हानिकारक ही होगा तो उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फील्ड थ्रू द इरिगेशन चैनल, इसको हम ड्रेनेज कहते हैं, यानी जल निकास। तो उसकी भी स्टडी हम इसमें करेंगे। अगली जो ब्रांच है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, जिसको हम कृषि रसायन के रूप में समझ सकते हैं। तो अमंग द ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर दिस स्पेसिफिक ब्रांच डील्स विद द केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द रॉ फूड प्रोसेसिंग, डिजायर्ड फूड एंड ड्रिंक, एनवायरनमेंट एंड रिस्टोरेशन। तो इसकी पूरी कंप्लीट जो स्टडी है वो हम एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में करेंगे। इसका जो रिलेशन है एग्रीकल्चर से उसका पूरा ओवरऑल जो भी है वो हम एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्रीज में उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हमारी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम कृषि में सूक्ष्म विज्ञान, कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। इस विधा में, इस शाखा में हम क्या करेंगे, देन ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील विद द पार्ट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द माइक्रोब्स लिंक्ड विद द डिसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, हानिकारक हों या लाभदायक हों, उनकी जो भी संपूर्ण जानकारी है, उनकी जो भी डेवलपमेंट की प्रोसेस है, उनका इम्पैक्ट क्या है सॉइल में, सॉइल के स्टेटस में, ग्रोथ में प्लांट की, वह पूरी जो है डिसीज़ के इन्फेस्टेशन में क्या रोग है, एज अ पैथोजन काउंट किए जा रहे हैं, तो कौन कौन सी फसलों में कौन कौन सी व्याधि यहाँ विकार उत्पन्न कर रहे हैं, उसका पूरा ओवरऑल जो भी स्टडी है वह हम एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में इसका स्टडी करेंगे। जो भी सूक्ष्म जीव होंगे, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो वायरस हो,
चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक्टिनोमाइसीट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी सूक्ष्म जीव हैं, वह हम पूरा जानकारी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में उसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद अगर अंतिम रूप से देखें तो हमारी जो लास्ट ब्रांच है वो है होम साइंस, गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं। हमारी जो भी बहनें हैं, बच्चियां हैं, वह इस मुख्य रूप से इस जो ब्रांच में अपना इंटरेस्ट देख सकते हैं। अ मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील्स विद द बेस्ट एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन हेल्दियर मीन्स। तो होम साइंस में भी हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स होती हैं, जो हार्वेस्ट करते हैं, उनसे हम होम साइंस में कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और आज के समय में, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मार्केट्स में इतने डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उनमें इतनी बायोडाइवर्सिटी है कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट्स किस क्रॉप से प्रिपेयर किया गया है। तो ये होम साइंस भी एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ब्रांच है। तो इसमें हम पूरा ओवरऑल जो फूड है, उसका प्रोडक्ट्स है, उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस अमाउंट में इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, उसको कैसे हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे ताकि उसको हम उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें, उस क्रॉप से हम दुगने तिगने चौगने पैसे प्राप्त कर सकें, जिससे भी हम, अगर कोई भी हमारी बहन, कोई भी अगर बच्ची अगर ये कर पा रही है तो अपने परिवार में, अपने जो किसके अगर पिता अभिभावक उसके किसान हैं, कृषि में अगर रुचि रखते हैं, तो वह उसमें उनकी इनकम को इंक्रीज कर सकती है। और आजकल के वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उसमें अगर आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करके भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, तो उससे अपने जो अर्निंग्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है होम साइंस, ये जिसको गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो जितनी भी एग्रीकल्चर में ब्रांचेस हैं वह मैंने आपके सामने डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि जितने भी मुख्य शाखा एग्रीकल्चर को मैंने इस वीडियो में कवर की हैं, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आप इसका प्रयोग करके इसको जो है इसको स्टडी करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे होंगे। और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स हों, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव फैक्ट्स हों, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स हों, वो मैंने आपको जितना भी बेस्ट पॉसिबल हो सका मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को, इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि भविष्य में हमको आपकी तरफ से जो भी प्रत्युत्तर जो भी मिले उसको हम पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करें। और उसके बाद नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं दोबारा आपके सामने बीच में आऊँ तो वो भी एक ऐसा डिफरेंट टॉपिक्स हो, इम्पोर्टेंट, जिसमें फैक्ट्स की भरमार हो, जिसका प्रयोग आप डिफरेंट एग्जाम्स में, डिफरेंट प्रिपरेशंस में उसको यूज में ला सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।